नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों का आज छठे दिवस के छठे सत्र में स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कविता शिक्षण पर कि रिमझिम में जो कविताएं दी गई हैं उनका हम लोग शिक्षण कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि कविता शिक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कविता के उद्देश्य में कि कविता का उद्देश्य क्या होता है। कविता का उद्देश्य होता है कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण बनाना। जब हम कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण बनाएंगे तभी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और कविता का जो मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों में आनंद की अनुभूति करा देना, तभी वो पूर्ण होगा। दूसरा उद्देश्य है बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। प्रारंभ में बच्चे विद्यालय आने से डरते हैं और विद्यालय में शिक्षकों के साथ जुड़ने में जो है झिझक महसूस करते हैं। तो कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों को विद्यालय से जोड़ सकते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। साथ ही बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना भी कविता का एक उद्देश्य है। जब हम बच्चों को कविता सुनाते हैं तो वो मौज में कविताएं सुनते हैं और उसके माध्यम से बोलने का भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल के विकास में भी कविताओं का मुख्य योगदान होता है। और इसके बाद है हिंदी विषय शिक्षण को बच्चों के अनुभव और रुचि से जोड़ना। हिंदी भाषा का शिक्षण कराते समय बच्चों को हम उनके अनुभव और रुचि से जोड़ने के लिए कविताओं का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को विभिन्न प्रकार के वातावरण से जोड़ा जा सकता है कविताओं के माध्यम से। जैसे जानवरों से जोड़ सकते हैं, जैसे हम बच्चों को जानवरों से, विभिन्न प्रकार के जानवरों से जोड़ सकते हैं, रिश्तों से जोड़ सकते हैं और मौसम से जोड़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जोड़ सकते हैं। जैसा कि रिमझिम में बहुत सारी कविताएं इस तरह की रखी भी गई हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि की हैं। इसके साथ ही हम बातचीत करते हैं रिमझिम में जो कविताएं रखी गई हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो कविताएं रखी गई हैं किस उद्देश्य से रखी गई हैं और इन कविताओं में की ऐसी क्या विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं रखी गई हैं उनमें यह ध्यान रखा गया है कि कविताएं मजेदार हों, लय युक्त हों और संगीत प्रधान हों। कविताएं बच्चों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूने वाली हैं, जैसे खेल से जुड़ी कविताएं, विभिन्न सामग्रियों से जुड़ी कविताएं, जानवरों से जुड़ी कविताएं, परिवार से जुड़ी कविताएं, यात्रा के साधन से जुड़ी कविताएं आदि। कविताओं की भाषा बनावटी न होकर बच्चों की भाषा से मिलती जुलती है, जैसे हल्लम चल्लम, अकड़म बकड़म, ककड़ी मकड़ी, इस तरह के बहुत सारे शब्द रखे गए हैं। कविताओं शब्दों से युक्त कविताएं हैं जो बच्चों को अपनी सी लगती हैं। वैसे कविताएं बच्चों को विशेष रूप से प्रिय होती हैं जो उन्हें खुलकर बोलने, हंसने और मजे लेने का मौका देती हैं। इसलिए कविताओं का शिक्षण कराते समय हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कविताएं बच्चों को मजेदार, लय युक्त और संगीत प्रधान रूप में सुनाई जा सकें। अब आइए हम देखते हैं कि रिमझिम में कौन कौन सी कविताएं हैं जो रखी गई हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परिचय कविताओं का ले लें और हम यहाँ कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम भी बताते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों से बातचीत करते समय जब भी हम क्लास में हो या आप सब क्लास में हो, कक्षा में हो, तो वहाँ पर रचयिता से बच्चों का कोई मतलब नहीं है। बच्चों का मतलब केवल कविताओं से है। बच्चों के साथ आप रचयिता को नहीं जोड़ेंगे, उनसे केवल कविताओं को, उनके सामने केवल कविताओं को ही प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले झूला नाम की एक कविता रखी गई है जिनके रचयिता है राम सिंहासन सहाय मधुर। और दूसरी कविता है आम की टोकरी, रामकृष्ण शर्मा खद्दर की। उसके बाद है पकौड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है छुक छुक गाड़ी, सुधीर की।
रसोई घर मधुपंत की, चूहों म्याऊं सो रही है धर्मपाल शास्त्री की, पगड़ी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, पतंग सोहनलाल द्विवेदी की, बंदर गया खेत में भाग सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ की, एक बुढ़िया निरंकार देव सेवक की, चकई का चकदुम रमेश तैलंग की, छोटी का कमाल सफदर हाशमी की, चार चने निरंकार देव सेवक की, भगदड़ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की, हाथी चल्लम चल्लम श्री प्रसाद की। इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी कविताएं रखी गई हैं इनके शीर्षक भी बहुत ही रोचक और मजेदार हैं, जो बच्चों को अवश्य ही प्रिय लगेंगे। इसके साथ ही हम बातचीत करते हैं कि हम इन कविताओं का शिक्षण किस प्रकार से करें, कि कविता शिक्षण हेतु हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। कविता का शिक्षण करते समय शिक्षक इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। जब भी हम कविता शिक्षण करें तो उनके लिए कुछ तैयारी अवश्य कर लें कि हमें कक्षा शिक्षण के पूर्व, दौरान और बाद में किस तरह का क्रियाकलाप बच्चों के साथ करना है, जिससे बच्चे आनंदपूर्ण वातावरण का अनुभव कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले बातचीत करते हैं, जब हम कविताओं को लेकर बच्चों के साथ कक्षा में जाएं तो कविताओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि कविता पढ़ने पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। कविता पढ़ने पढ़ाने का मूल उद्देश्य आनंद का वातावरण प्रदान करना है। पढ़ाने का मूल उद्देश्य आनंद की, बच्चों में आनंद की अनुभूति प्रदान करना है। तो जब भी हम कविता को पढ़ाने जाएं तो यह बात अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे हमारे साथ आनंदपूर्ण तरीके से किस तरह जुड़ पा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चे का मौखिक भाषा विकास करना, बच्चे को व्याकरणिक जानकारी प्रदान करना, बच्चों को कल्पनाशील बनाना, उनमें तर्क करने, चिंतन करने की क्षमता का विकास करना, साथ ही विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां देना। आगे जब हम कविताओं का अध्ययन करेंगे या कविताओं का पाठ करेंगे तो वहां पर ये सारी बातें निकल कर आएंगी कि किस प्रकार हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे सकते हैं, किस प्रकार उन्हें चिंतनशील और तर्कशील बना सकते हैं, किस प्रकार उनमें कल्पना का समावेश किया जा सकता है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री। अब जब हम कविताओं को पढ़ाने जाएं तो कविताओं को लेकर बच्चों के बीच जाएं तो हमें उन कविताओं से जुड़ी कौन सी ऐसी सामग्री हो सकती है जो हमारे इस कविता शिक्षण के लिए रुचिपूर्ण हो सकती है या कविता शिक्षण के लिए आवश्यक हो सकती है, उसकी तैयारी हम पहले से करके जाएं। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर आता है सीखना सिखाना। जब हम कविता शिक्षण हेतु कक्षा में जाएं तो यह ध्यान रख करके जाएं कि हमें क्या सिखाना है, क्या बच्चों से किस तरह से बातचीत करनी है, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद किस तरह के क्रियाकलाप करने हैं। तो पढ़ाने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कविता बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो कविता को उनके पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयास अवश्य करें। बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए ही हम कविता को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हम कविता का एक बार अभ्यास अवश्य कर लें। एक बार हम उसे अवश्य पढ़ लें, नहीं तो उच्चारण में वहां अशुद्धता हो जाएगी। वाचन की शुद्धता का ध्यान शिक्षक के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे शायद प्रारंभ में उतना शुद्ध वाचन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि शिक्षक प्रारंभ से ही अपने वाचन की शुद्धता का ध्यान रख करके कक्षा में जाएंगे तो उसका असर बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। फिर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे कविता वाचन करते समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमें उसी समय अपने वाचन को सुधार लेना है या बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई न कोई क्रियाकलाप अवश्य करने चाहिए। इसके बाद कविता पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से बारी-बारी वाचन करें। बारी-बारी अगर कक्षा में संख्या ज्यादा है तो शायद हम वाचन ना करा पाए,
तो इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को किसी किसी दिन मौका दें। बहुत सारी कविताएं रिमझिम में रखी गई हैं, लगभग 14 या 15 कविताएं हैं। तो इन 14-15 कविताओं में हम अगर एक दिन 5-5 बच्चे को मौका दें, 4-4 बच्चों को मौका दें, तो हमें लग रहा है कि कक्षा के सभी बच्चों को किसी न किसी दिन हम कविता का वाचन करने का मौका दे देंगे। इस तरह से जब हम एक बच्चे को मौका देंगे तो 4 सोचेंगे मुझे भी मौका मिले, मुझे भी मौका मिले। और बच्चे जो है कविता जब हम उनके साथ प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने प्रस्तुत करें, तो वो हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। इस तरह से सभी बच्चे उत्साह पूर्वक हमारे कक्षा शिक्षण में भाग भी लेंगे। इसके साथ ही हमें ध्यान देना है कि अतिरिक्त कार्य क्या हो सकता है? अतिरिक्त कार्य का मतलब है बच्चों को पाठ से जुड़ी अन्य कविताओं को भी सुनाना या उनसे सुनने का प्रयास करना। जैसे हम कोई कविता बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो रिमझिम में है, तो उनसे जुड़ी अगर कोई अतिरिक्त कविता हमने सुनी है, या बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि क्या तुमने इस झूले या ककड़ी मकड़ी या किसी चीज से जुड़ी और कविता, हाथी से जुड़ी कविताएं सुनी हैं, तो बच्चे शायद जानते होंगे और सुने होंगे तो सुनाने का प्रयास करेंगे। इसका यह करने का कारण बस यही है कि हम इस तरह का जब क्रियाकलाप बच्चों के साथ करेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हुए सीखने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस तरह का प्रयास करने से शिक्षण अधिगम जो होगा वह उच्च स्तर का होगा, ऐसी हमें आशा है। इसलिए यह सब कार्य किया जाना आवश्यक है। अब इसके बाद है शिक्षक से अपेक्षा, कि कविता शिक्षण के दौरान या शिक्षण के बाद या कविता शिक्षण हेतु शिक्षक से क्या अपेक्षा की जा सकती है। शिक्षक से अपेक्षा यह है कि शिक्षक इन सभी प्रक्रियाओं के बाद बच्चों का ध्यान पाठ के आधार पर व्याकरण की तरफ भी ले जाएं, जिससे बच्चे भाषिक संरचना का ज्ञान पाठ के साथ साथ प्राप्त करते हुए चलें। इसके बाद है समझ की परख। अब हम बच्चों की समझ की परख किस प्रकार करेंगे, इस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसका आशय है कि बच्चों ने जो कविता पाठ या कविता का अध्ययन आज किया है उनकी समझ में कितना आ पाया है। इसके लिए अभ्यास कार्य कराते समय शिक्षक का सहयोगात्मक व्यवहार होना आवश्यक है। बच्चों के कार्यों का अवलोकन करना, बच्चों के कार्यों का सहयोगात्मक अवलोकन करना भी आवश्यक है। अगर हम बच्चों का नकारात्मक अवलोकन करेंगे या उन्हें डांटते फटकारते हुए कक्षा में अवलोकन करेंगे उनके अभ्यास कार्यों का, तो वो हमसे डरेंगे और जब डरेंगे तो अधिगम स्तर वह नहीं होगा जिसकी हमें अपेक्षाएं हैं। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा सहयोगात्मक और आनंदपूर्ण रवैया ही अपनाया जाए। इसके साथ है अधिगम संप्राप्ति। कविता के संदर्भ में अधिगम संप्राप्ति से आशय है कि बच्चा कविता को लय के साथ गा पा रहा है या नहीं। बच्चे अपनी समझ और अनुभव के आधार पर कविता को समझ पा रहे हैं या नहीं, साथ ही कविता से जुड़ा कोई अभ्यास कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कविता को तोड़ मरोड़ कर अगर हम उनके सामने रखते हैं तो क्या जो भी कविता उन्होंने पढ़ी है उसको क्रम से लगा पा रहे हैं। अगर लगा पा रहे हैं तो बच्चों की समझ कविता पर बन चुकी है और वह समझ चुके हैं कि यह पंक्ति यहाँ रहेगी और यह पंक्ति यहाँ रहेगी, जो यहाँ से यहाँ तक तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखी गई है। और इस प्रकार जब हम देख लेंगे तो यहाँ हम अपने कविता शिक्षण या जिस कविता को हमने पढ़ाया है उस कविता की अधिगम संप्राप्ति को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रकार की तैयारी के साथ यदि हम बच्चों के बीच शिक्षण कार्य हेतु जाएंगे तो निश्चित रूप से भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है कि बच्चे भाषा कौशलों में निपुण हों, विषय के प्रति रुचि लेते हुए सीखें, इस उद्देश्य को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे और बच्चों का अधिगम स्तर अच्छा होगा। अभी आप लोगों के बीच से एक प्रश्न आया है कि उसमें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी लिखा है जबकि बख्शी होना चाहिए। तो यहाँ पे मात्रात्मक त्रुटि हो गई है, वहां पे तालव्य श ही होगा। अगर दंत स लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, इसके बाद आइए अब हम एक कविता देखते हैं कि इसका वाचन किस प्रकार से करें।
कि बच्चे हमारे साथ जुड़े। कविताओं को बच्चे, हमने अभी बातचीत की है कि कविताओं को बच्चों के सामने रखते समय बच्चों से खूब बातचीत करें। जैसे झूला कविता है तो झूला कविता पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे झूले बहुत तरह के होते हैं। बच्चों जानते हो हमारे यहाँ सावन के महीने में लोग खूब झूला झूलते हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें की जा सकती हैं। झूला अपने आप में एक मजेदार विषय है। झूला झूलना बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है। झूला झूलते समय बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार जब बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ते हुए हम झूले पर बातचीत करें तो बच्चों को यह कविता खूब मस्ती से सुनाई जा सकती है। बच्चे इस कविता में खूब मस्ती से प्रतिभाग करेंगे। तो मैं अभी इस कविता का वाचन करने जा रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे ध्यान से सुने और दोबारा जब मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे साथ साथ वाचन करें तो उसमें आप लोग भी प्रतिभाग करें। तो पहले अभी मैं कर रही हूँ, इसके बाद फिर आप लोग कविता का वाचन मेरे साथ साथ करेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर बढ़कर ऊपर, उस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, अम्मा आज लगा दे झूला। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो अभी आपने देखा कि हमने इस कविता का वाचन किया। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ कविता का वाचन करें। अगर हम लोग प्रत्यक्ष आमने सामने होते तो शायद एक साथ करते, लेकिन आप लोग जहां जहां है वहीं से कविता का वाचन दोबारा मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे और इसमें आनंद भी प्राप्त करते चलेंगे। तो फिर से एक बार कविता शुरू करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, झूल रही है डाली डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, इस झूले पर बड़ा मजा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, अम्मा आज लगा दे झूला, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे साथ इस बार जुड़े होंगे और मस्ती के साथ या जितना भी कर पाए होंगे लय को मेरे साथ पकड़ने का प्रयास किए होंगे। और मेरी अपेक्षा है कि आगे जब भी शिक्षक या आप लोग जब भी आगे प्रशिक्षण में हो या कक्षा में हो तो इस तरह के क्रियाकलाप अवश्य कराएंगे कि अपने साथ प्रशिक्षकों या बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब हम इस तरह के क्रियाकलाप कर लें कि खुद पहले कविता का वाचन स्वयं कर लें, इसके बाद बच्चों से कराएं, इसके बाद जो है उनके बच्चों या के साथ कराएं, फिर बच्चों को बारी बारी से अकेले मौका दें कि अब यहाँ हमें बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल के विकास की बात करनी है, तो बच्चों को भी मौका दें कि वो इस पे बातचीत करें।
इसके साथ ही कविता का वाचन जब हम लोग कर लें तो बच्चों का ध्यान अभ्यास की तरफ भी ले जाएं, जिससे बच्चे तर्कपूर्ण चिंतन की ओर अग्रसर हों। जैसे अभी स्क्रीन पर आप लोग एक अभ्यास कार्य देख रहे होंगे जिस पर लिखा है किस पर झूला जा सकता है। कक्षा 1 के बच्चे हैं, शायद हर तरह के झूले से परिचित नहीं होंगे। अब उनके अंदर तर्कशीलता का विकास करना है कि क्या मेज के माध्यम से भी हम झूला झूल सकते हैं? नहीं। तो डाली पर झूला झूल सकते हैं? हाँ। झाड़ू से भी झूला जाता है क्या? नहीं, झाड़ू से तो सफाई होती है। फिर इसके बाद अलमारी पर भी झूला झूलते हैं। इस तरीके की बातें हम बच्चों से करें तो बच्चे जो है इसमें अंतर कर पाएंगे कि किन किन चीजों के पर झूला झूला जा सकता है और किन किन चीजों पर झूला नहीं जा सकता है। इसके बाद हम एक चीज दिखाने का प्रयास करें कि देखो बच्चों, बहुत सी चीजें होती हैं और झूले बहुत से प्रकार के होते हैं। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि झूले ही झूले पड़े हुए हैं। कोई सर्कस का झूला है तो कोई जो है पेड़ पे डला हुआ झूला है, कोई डाली पे है, कोई पटरे पे रखा हुआ है तो कोई पहिए पर है। इस तरह के बहुत सारे झूले हैं और बच्चों से अब यहाँ पे हम खूब बातचीत करें कि क्या तुम इन सभी झूलों पर झूले हो? इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? मेला में, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में, बगीचे में। इस तरह की बहुत सी बातें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी पूछ सकते हैं कि झूले से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? जो बच्चा जब हम झूले पर बैठ जाते हैं तो हमें कैसा लगता है? डर लगता है कि नहीं? झूले पर झूला झूलते समय कौन कौन डरता है, कौन नहीं डरता है? इस तरह की बहुत सी बातें बच्चों से की जा सकती हैं। अभी इन सब बातों में यह हो रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, हम बच्चों से झूले पर इतनी सारी बातें क्यों करें? तो इसके साथ कई बातें हो सकती हैं। जब भी हम बच्चों से झूले पर बातचीत करेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तर्कशील होंगे, कल्पना करेंगे और अपने पीछे पूर्व के अनुभव से को जोड़ते हुए कक्षा में उन्हें लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ने बैठे हुए हैं, उन्हें लगेगा जैसे हम मस्ती कर रहे हैं और उसी मस्ती के माहौल में वो सारी चीजें सीख जाएंगे। इसके साथ ही अभी मैंने अतिरिक्त कार्य की बात करते हुए कहा था कि प्रश्न अभ्यास आदि के बाद कविता से जुड़ा अतिरिक्त कार्य भी दिया जाना चाहिए। अभी एक प्रश्न आया है जनपद हरदोई से कि ज्ञ का उच्चारण किस तरह से किया जा सकता है। तो ज्ञ जो है ये एक संयुक्ताक्षर है। हम सभी जानते हैं कि ये ज और इ से मिलकर बना है। तो यदि हम इसके शुद्ध उच्चारण की बात करें, जिस तरह से त और र को मिलाकर के त्र बनता है, श और र को मिलाकर के श्र बनता है, तो फिर ज और इ को मिलाकर जब ज्ञ बना है तो हम इसका उच्चारण ज्ञ न करके ज्ञ क्यों करते हैं? तो यदि देखिए, ज्ञ का उच्चारण जो है ये हमारे अभ्यास में बहुत पहले से आ चुका है और ये हमेशा से ज्ञ से ज्ञानी ही पढ़ाया गया है, इसलिए इसका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो ज्ञ ही करते हैं। आप इसका उच्चारण ज्ञ भी कर सकते हैं अगर आपको ये उच्चारण करने में अच्छा लगे तो इस तरह से ज और य को मिला करके जब ज्ञ बनता है तो इसका शुद्ध उच्चारण की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ज्ञ का उच्चारण ज्ञ ही होगा। लेकिन अब तक हमारे अभ्यास में ज्ञ आ चुका है, इसलिए ये बार बार ज्ञ से ज्ञानी ही आता है, ज्ञ से ज्ञानी नहीं आता है। अभी हम बातचीत कर रहे थे अतिरिक्त कार्य वाले। तो जब हम कविता को पढ़ाएं तो बच्चों को कविता से जुड़ा अतिरिक्त कार्य क्या दे सकते हैं? यहाँ पर शिक्षक बच्चे से झूले से जुड़ी और भी बाल कविताओं का वाचन कर सकते हैं या बच्चों से झूले पर जुड़ी किसी कहानी को सुन सकते हैं या बच्चों को सुना सकते हैं या बच्चों से भी कह सकते हैं कि क्या तुम झूले से जुड़ी कोई और कविता जानते हो? अगर बच्चे जानते होंगे तो सुनाएंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, कहानी जरूर ही कोई ना कोई होगी जिसमें झूला झूलने की बातचीत होगी। तो ये बातें की गई है कि हम जब शिक्षण हेतु जाएं तो सारी चीजें तैयार करके जाएं। तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से भी हमें इस प्रश्न को लेकर के चलना है कि जब हमें अतिरिक्त कार्य की बात इस पाठ के माध्यम से देनी होगी बच्चों को तो हम क्या वहां पे प्रस्तुत करेंगे अपनी तरफ से। तो ये अतिरिक्त कार्य इस प्रकार से शिक्षक बच्चों के बीच लेकर के जा सकते हैं।
अब एक बातचीत और आई थी शिक्षक से अपेक्षा, कि शिक्षक से अगर हम किसी कविता का वाचन कर लेते हैं या कविता का पाठ कराने के बीच बच्चों के कराते हुए बच्चों के बीच जाते हैं, तो शिक्षक से क्या अपेक्षा हो सकती है। तो झूला कविता के संदर्भ में यहाँ शिक्षक से अपेक्षा यह होगी कि कविता में आए व्याकरण के स्तर पर शिक्षक बच्चों से जो है कि ध्वनियों की पहचान, शिक्षक बच्चों को ध्वनियों की पहचान कराने का प्रयास करा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं झू धन ला झूला, री धन म धन री धन म रिमझिम, डा धन ली डाली, आ धन श धन मा धन न आसमान। तो इस प्रकार हम शब्दों के माध्यम से बच्चों को ध्वनियों की तरफ ले जा सकते हैं और बच्चों को ध्वनियों से परिचित करा सकते हैं कि आ स मा न मिलके आसमान बनता है। बच्चों आसमान तो सभी ने देखा है, और डा धन ली बनकर मिलकर के डाली बनता है, तो बच्चों डाली भी सभी ने देखा है। और इसी तरह से रिमझिम क्या होता है, तो रिमझिम की जब हम बातचीत करेंगे तो हम कहते हैं कि जब बारिश होती है तो धीरे धीरे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसे कहा जाता है रिमझिम रिमझिम बारिश। तो रिमझिम का मतलब हो गया धीरे धीरे पानी का बरसना। फिर इसी तरह से झूला, तो झूला क्या होता है, तो झूला से बच्चे परिचित हैं, तो हम बताएंगे कि बच्चों देखो झूला शब्द में झू और ला दो ध्वनियां हैं जिन्हें मिलाकर के झूला बना है, और झूला तो सभी ने देखा है। अभी झूले पर बहुत सारी बातचीत भी हो चुकी होगी वहां पे। तो इस तरह से जो है हम बच्चों, शिक्षक से अपेक्षा है कि शिक्षक भाषा के व्याकरणिक ज्ञान की तरफ भी बच्चों को पाठ के माध्यम से ले जाने का प्रयास करें। गोरखपुर से एक प्रश्न आया है, क्या कविता की प्रथम पंक्ति को बार बार बोलना जबकि पुस्तक में एक बार ही है ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों को जब कविता की प्रथम पंक्ति को बार बार बोलेंगे तो उन्हें पहली पंक्ति तो याद होगी ही, और आगे की तुरंत आ जाने वाली पंक्तियों की लय को हम पकड़ पाएंगे और बच्चे भी हमारे साथ उस पंक्ति के साथ जुड़ पाएंगे। तो आपका जो प्रश्न था, आप अगर कर पाए अकेले बिना दूसरी पंक्ति को दोहराए, बिना पहली पंक्ति को दोहराए तो शायद ठीक होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप बार बार पंक्तियों को बोल के ही दोहराएं, क्योंकि कविता छोटी सी है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप पंक्तियों को दोहराते हुए चलेंगे तो आप बच्चों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। बच्चे जहां छूट रहे होंगे आपके साथ, वहां जब आप उस वाली पंक्ति को दोहराएंगे तो वो आपके साथ वहां पे आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम कविता की पहली पंक्ति को जब भी दूसरी स्टेंजा शुरू हो हमारी, तो हम उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। एक प्रश्न आया है जनपद फतेहपुर से, क्या किताब की कविता से पहले कोई अन्य छोटी कविता बच्चों से सुनी जा सकती है। पहले तो हमें बातचीत करनी है बच्चों से। अगर हम मान लीजिए झूले पर बातचीत कर रहे हैं और वहां बच्चों से पहले कहने क्या तुम लोग कविता सुना सकते हो झूले पर, अगर बच्चा सुना सकता है तो हमें उनसे जोड़ना ही है, बच्चों से अपने आप को जोड़ना ही है, कक्षा के वातावरण को उनसे जोड़ना ही है और वहां वो आनंदपूर्ण वातावरण बनाना है और बच्चों की झिझक दूर करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बच्चा पहले कविता सुना सकता है तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही बच्चों में फिर जो हम कविता सुनाएंगे उससे बच्चे हमारे साथ और भी ज्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि कोई बच्चा जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे जुड़ा कोई चीज पहले ही सुना दे। हालांकि बच्चे ऐसा करते नहीं हैं बहुत ज्यादा, वो जब हम अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं तब वो जुड़ते हैं, तब वो बोलना शुरू करते हैं हमारे साथ। तो हम जब भी कविता सुनाएं कोशिश करें कि बच्चा अपनी ही तरफ से कुछ बोले, या कविता का पाठ करने जाए तो हमारी कोशिश हो कि बच्चा जो है अपनी ही तरफ से अगर कुछ प्रस्तुत करता है तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सारा काम हमें बच्चों को लेकर ही करना है। उन्हीं की अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना है, उन्हें ही कल्पनाशील बनाना है, उन्हें ही जो है तर्कशील बनाना है। तो बच्चे अगर हमारे साथ हमारे से पहले जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम अभी बातचीत कर रहे थे, कविता सुनाने के बाद बच्चों की समझ को परखने के लिए बच्चों से कविता को सुना जा सकता है। जैसे शिक्षण हेतु पूर्व तैयारी की बात थी, तो बच्चों से हम कविता को परखने के लिए कि बच्चे ने क्या सीखा है, इसके लिए हम उनसे जो है कविता को सुन सकते हैं कि क्या यह सही उच्चारण कर पा रहा है, जहां उच्चारण में गलती हो या बच्चा रुक रहा हो वहां हम
सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए बच्चों के साथ सहयोग करें और उन्हें कविता जो है सुनाने का प्रयास करें। इसके साथ ही बच्चों द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य, जैसा कि हमने अभी बताया कि शिक्षक से यह अपेक्षा है कि बच्चों को ध्वनियों से संबंधित ध्वनियों का परिचय झूला कविता के माध्यम से कराएं। तो जब भी आप इस अभ्यास को करा रहे हो तो इसका अवलोकन बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से करें और सहयोगात्मक तरीके से करें। तो यहाँ पर कविता सुनाने के बाद बच्चों की समझ को परखने का भी मौका आपको मिल जाएगा कि बच्चा अभ्यास कार्य करने में कहाँ पर रुक पा रहा है, कहाँ अभी कमी रह गई है, कहाँ उसने जो है शब्दों को समझ नहीं पाया है, किस ध्वनि को वो पहचान नहीं पा रहा है। तो इस तरह से यह जो है कि हम बच्चों की समझ को परख सकते हैं। आप लोगों के बीच से जनपद हमीरपुर से एक प्रश्न आया है, कविता किसी अन्य तर्ज पर भी गा सकते हैं? मैं इसके लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर मुझे लगा कि आगे बातचीत हो जाए, इसमें मैं लास्ट में बात करूंगी, लेकिन प्रश्न पहले आ गया है तो मैं उसी कविता को एक बार आप लोगों के सामने किसी अन्य तर्ज पर भी वो करके प्रस्तुत कर दे रही हूँ। तो आप अलग तर्ज पर भी गा सकते हैं, ये आपके विवेक पर है कि आप, ये तो बताया नहीं जा रहा है कि ये इसी टोन में गानी है या इसी सुर में गानी है। बच्चों के सामने आप मस्तीपूर्ण तरीके से किसी भी उसमें गा सकते हैं। जैसे मैं इसी कविता को आप लोगों के सामने दूसरे उसमें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो इस कविता को मैंने अभी आपको दूसरे टोन में सुनाई है, दूसरे तरीके से सुनाई है। तो ये आपके विवेक पर है कि आप बच्चे के सामने इस कविता को मस्तीपूर्ण तरीके से किस प्रकार ले जा सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे, अधिगम संप्राप्ति की बात करेंगे। इसके साथ ही एक बात आई थी कि बच्चों की अधिगम संप्राप्ति पर ध्यान देना। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि क्या बच्चे कविता को लय में गा पा रहे हैं। हम बच्चे की अधिगम संप्राप्ति को परखने के लिए यह देखेंगे कि बच्चे ने कविता को मस्तीपूर्ण लयपूर्ण तरीके से गाने का अभ्यास कर लिया है कि नहीं। साथ ही बच्चे अपने अनुभव और समझ के आधार पर कविता में आए दिल्ली और कलकत्ता को एक स्थान या शहर के रूप में जान पाए हैं कि नहीं। जैसे कविता में दो शब्द आए हैं, ले चल दिल्ली चल कलकत्ता करके, तो कलकत्ता और दिल्ली को बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। सभी बच्चे शहरी क्षेत्र के नहीं होंगे और सभी बच्चे शायद हमारे देश के पूरे प्रदेशों के नाम या राजधानियों के नाम जानते नहीं होंगे। तो हमें उन्हें यहाँ पर यह भी बता देना है कि बच्चों, ये जो है दिल्ली और कलकत्ता दो शहरों के नाम हैं, जो एक स्थान भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है। इस तरह से बच्चों में जो है हमें, जैसे अभी बातचीत हुई थी कि ज्ञानात्मक कौशल का विकास, तो ये दो ज्ञान होंगे जो कविता से इतर होगा, आनंद और इन सब चीजों से अलग होगा। बच्चों में जो है हम इसकी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। एक प्रश्न आया है, स, श और श का उच्चारण कैसे किया जाए। तो इटावा से आया है यह प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पे पहले भी बात हो चुकी है तीसरे सत्र में, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से क्लियर वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि स और श का उच्चारण हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तीनों श के बारे में जानिए। सबसे पहले जो स है उसे जो है हम दंत स कहते हैं, या इसका उच्चारण जब भी हम करेंगे तो हमारी जिह्वा नीचे वाली दंत पंक्तियों के ऊपरी हिस्से को टच करते हुए चलेगी, छूते हुए चलेगी। और जब हम दूसरे, जैसे स, हम अगर सेब बोल रहे हैं, सेब, तो हमारी जिह्वा जो है दंत पंक्तियों के नीचे वाली दंत पंक्तियों को छूते हुए चल रही है। हम अब एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग भी सेब बोलने का अभ्यास करें और ध्यान रखें कि आपकी जीभ जो है नीचे वाली दंत पंक्तियों को छूते हुए आगे बढ़ रही है। तो बोलिए सेब, सेब। और मुझे लग रहा है इसका उच्चारण आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद मैं दूसरे वाले श के बारे में बातचीत कर लेना चाहती हूँ। दूसरा वाला जो श है वह जो है तालव्य श बोला जाता है। तालव्य इसलिए कि जब भी हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालु को छूते हुए, तालु के ऊपरी हिस्से को, जीवा की नोक जो है तालु को स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण श होता है, जैसे श। और जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हल्का सा सीटी की तरह आवाज आती है, जैसे श। हम बोलेंगे शरीफ, तो यहाँ पे जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे श, तो हल्का सा जैसे लगेगा कि सीटी की तरह आवाज निकल जा रही है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण हो जाएगा श।
तो मैं एक शब्द बोल रही हूँ कि शब्द, आप सब भी मेरे साथ शब्द बोलने का अभ्यास करेंगे। शब्द, शब्द। तो यहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि आपकी जो जीवा है, ये जीवा की ऊपरी पंक्ति है, जो नोक है, वो तालव्य को स्पर्श कर रही है। इसके साथ ही तीसरा वाला श है, जो इसे मूर्धन्य स बोला जाता है या कंठ स बोला जाता है। इसका उच्चारण जो है हमारी जीवा कंठ, मतलब अब कंठ तक तो जीवा जाएगी नहीं, तो हम इसका उच्चारण श के रूप में करते हैं। श, श। तो जीवा जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है और मुड़ के अंदर कंठ की तरफ जाती है, तो वहां पे इसका उच्चारण होता है श, श। तो हल्का सा ख की ध्वनि आती है, लेकिन ख अगर हम बोलेंगे तो वो हमारा उच्चारण गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जो है यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं हो पाता है इन तीनों में। तो हम एक बार इससे भी जुड़े एक शब्द का उच्चारण करते हैं, धनुष, धनुष, धनुष। तो इसके साथ हम एक साथ तीनों शब्दों का बोल रहे हैं। अब आप लोग पहचानेंगे कि हमने किसका उच्चारण किया है। जैसे स, श, श, स, श, श। आप लोग भी बोल के, हमें लग रहा है एक बार इस तरह से उच्चारण करें तो क्लियर हो जाएगा कि श, स, श, श, स, श, श। तो हमें लग रहा है कि ये चीज पता चल गई होगी कि श, श, श का उच्चारण किस तरह से होगा। और बच्चों की तरफ अगर आप लोग इन सब चीजों को लेकर जाएंगे तो हमें लग रहा है उनके उच्चारण में अभी से शुद्धता रहेगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है, तो हमारे उच्चारण में ये दोष आ गया है। लेकिन अब आप लोग इतने जागरूक हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमें लग रहा है कि आगे के बच्चे इस उच्चारण में उतनी गलतियां नहीं करेंगे जितनी हम लोग करते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे अधिगम संप्राप्ति पर, कि हम बच्चों से जो है उनकी अधिगम संप्राप्ति को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, या कविता पढ़ा लेने के बाद किस प्रकार की अधिगम संप्राप्ति उनमें हो जानी चाहिए। तो हमने अभी बताया कि दिल्ली और कलकत्ता जैसे शब्दों के बारे में भी वो जान जाए कि दिल्ली और कलकत्ता हमारे देश के दो जगहें हैं, दो प्रदेश हैं। इस तरह से कविता का पाठ जब भी हम बच्चों के सामने रखें तो इन सब चीजों पर अवश्य ध्यान दें। साथ ही कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण बनाने का भी प्रयास करते रहें, जिससे कविता का जो उद्देश्य होता है वह पूरा होता रहे, कि बच्चे आनंदपूर्ण वातावरण में कक्षा से जुड़े और सीखने का प्रयास करें। अभी तक तो सारी बातचीत जो हुई थी झूला कविता पर केंद्रित थी। पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिनके पढ़ने का ढंग अलग अलग है। अतः कुछ और कविताओं पर आगे हम चर्चा करेंगे कि इनका शिक्षण किस प्रकार करें। तो आम की टोकरी एक कविता है, आइए हम पहले उस पर बातचीत करते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों को इस कविता से जोड़ने के लिए किस प्रकार उनसे पूर्व अनुभव पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप चित्र में दो बच्चियों को देख रहे हैं, तो पहले हम एक जो फल उल्ली है उस पर बातचीत करें कि जैसे बच्चों टोकरी में कौन सा फल दिख रहा है। अच्छा बताओ और कौन कौन से फल टोकरी में हो सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों तुम्हारे आसपास कौन कौन से फल पाए जाते हैं तथा विभिन्न फलों, उनके रंग, स्वाद आदि पर भी बातचीत करते हुए हम बच्चों को कक्षा से जोड़ें। इसके साथ ही बच्चों में तर्कशीलता को विकसित करने के लिए दूसरी बच्ची से जुड़ा प्रश्न कर सकते हैं, जैसे यह क्या कर रही है, इसके सिर पर क्या हो सकता है। इसके बाद कविता का वाचन इस प्रकार किया जा सकता है। 6 साल की छोकरी भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा के टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो अभी आपने देखा कि इस कविता को हमने इस तरह से प्रस्तुत किया कि 6 साल की छोकरी, अब इसको आप दूसरे टोन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरे सुर में, लय में भी। 6 साल की छोकरी भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा के टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो ये हमारे अपने विवेक पर है कि हम इस कविता को किस तरह से कितने प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब भी हम कक्षा में जाएं तो जो सबसे अच्छा तरीका हो या कई तरीकों के माध्यम से हम बच्चों के बीच कविताओं को लेके जाएं, जिससे वो मस्ती के साथ झूमते हुए हमारे साथ जुड़े, और जो हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों में आनंद
का वातावरण विकसित करें, कि कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण बनाते हुए उन्हें सीखने और सिखाने की तरफ खींचें या आकर्षित करें तो वह पूर्ण हो। तो कविता, इस तरह से हम कविता को जो है बच्चों के बीच ले जा सकते हैं। फिर हम कविता से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बातचीत बच्चों से करें, जैसे क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बाजार में अपने माता पिता आदि के साथ कोई सामान बेचता है? पता करो वह स्कूल जाता है कि नहीं। अब बच्चों से हम यहाँ बातचीत कर सकते हैं, क्या तुम ऐसे बच्चे को जानते हो जो सामान बेचने में अपने माता पिता की मदद करता है? क्या वह स्कूल जाता है? जाता है कि नहीं। अभी एक प्रश्न आप लोगों के बीच से आया है, मैं पहले उस पर बातचीत कर लेना चाहती हूँ। इनका प्रश्न है, क्या कविता को पढ़कर सुनाया जाए या लयबद्ध गायन करना चाहिए? ये देखिए, जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति जो है कविता को गाकर या लयबद्ध तरीके से ही सुना पाए। मैं बार बार एक ही बात पे जोर दे रही हूँ कि ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि किस प्रकार आप कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण बना रहे हैं अपने, किस प्रकार आप कविता के माध्यम से बच्चों को कक्षा से जोड़ रहे हैं। बार बार ये बात इसीलिए कही जा रही है कि आप लय में गाना जरूरी नहीं है, बच्चों को उस कविता से जोड़ना और उस कविता में जो उद्देश्य रखे गए हैं, जो उसमें पाठचर्या निहित है, उसकी समझ विकसित कर देना आपका उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को लेकर के आप कक्षा में किस प्रकार जा रहे हैं यह आप पे निर्भर करता है, लेकिन उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अगर और रही बात गाने की और लयबद्ध गाने की, तो जब हम किसी चीज को लय के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो रोचक हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम शिक्षण को रोचक बना के प्रस्तुत करेंगे तो अधिगम संप्राप्ति उच्च स्तर की होगी। और बच्चे जब तक हमारे साथ खुशी खुशी जुड़ेंगे नहीं, वो सीखेंगे नहीं। जहां उनके अंदर झिझक रहेगी तो डर डर के ही सीखेंगे। और अच्छा सीखने और सिखाने के लिए हमें लगता है कि लयबद्ध गायन या फिर आनंदपूर्ण वातावरण बनाने के लिए लयबद्ध गायन आवश्यक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, उसमें सक्षम नहीं है, तो आप उसके और भी तरीके स्वयं ढूंढ सकते हैं। हम अभी बातचीत कर रहे थे कि कविता पर बच्चों से हम किस प्रकार की बातचीत करें, कि बच्चा, क्या तुम ऐसे बच्चे को जानते हो? पता करो कि वह पढ़ने जाता है कि नहीं। यहाँ पढ़ने जाता है कि नहीं से मतलब है कि बच्चों को यह बात समझा देना कि सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सभी के जीवन का अनिवार्य अंग होनी चाहिए है। और शिक्षित व्यक्ति किसी भी काम में लगे तो वो हमें लग रहा है कि अन्य अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा उच्च स्तर का काम कर पाएगा। इसलिए शिक्षा के प्रति बच्चों की जो है रुचि को विकसित करने के लिए हम उनमें इस तरह के प्रश्न उनसे इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। यदि वह बच्चा, अगला प्रश्न हम कर सकते हैं कि यदि वह बच्चा बच्ची स्कूल नहीं जाता है तो स्कूल में उसका नाम लिखवाने में क्या तुम कोई मदद कर सकते हो? बच्चों से हम इस तरह की बातचीत करें तो वो शायद सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करने की ओर अग्रसर होंगे और सोचेंगे कि इस तरह हम कौन सा काम कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है स्कूल जा सके। एक पाठ था कक्षा पहले कलरव जो चल रही थी कक्षा 3 में, श्रुति की समझदारी, उसमें इस तरह का एक पाठ रखा गया था कि श्रुति के माध्यम से जो है उसकी सहेली या उसके काम करने वाली जो आंटी होती है उनकी बच्ची जो है पढ़ने चली जाती है। तो वो पाठ है शायद इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रखा गया है। तो इस तरह का पहले वो रिमझिम कलरव में था। तो आप लोग इस बात को अगर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है तो अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि उस पाठ के माध्यम से जो है बच्चों में यह भावना विकसित करनी थी कि हम बच्चों की मदद पढ़ाई लिखाई के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। उस पाठ में बहुत सारी बातें बताई गई थी कि श्रुति ने अपने पापा से कहा कि पापा मेरी सहेली नहीं जाती है पढ़ने, और उसके पास के जो बच्चे झोपड़ी वाले झुग्गी वाले हैं वो भी नहीं जाते हैं, वो लोग पटाखे की कंपनी में काम करते हैं। तो वो पाठ इसलिए था। आप यहाँ इस तरह की बातचीत करते हुए उस पाठ को ला सकते हैं। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आप लोग कार्यरत हैं, आप सभी लोग, और तो उस पाठ से परिचित होंगे। तो वो किताब अब भले अभी तो कक्षा 3 में वो चल ही रही है, तो उस तरीके की बातें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक प्रश्न आया है आप लोगों के बीच से, क्या कविता एक दिन में ही पढ़ाना चाहिए बांदा से? तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि नहीं। इतनी बड़े उद्देश्य को लेकर के चलने वाली कविता, जिसमें जो है कि आप बच्चे के अंदर अधिगम संप्राप्ति भी करा रहे हैं, बच्चों को कक्षा के वातावरण से भी जोड़ रहे हैं,
तो एक दिन में खत्म कर देना हमें लग रहा है उचित नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके कविता के हिसाब से, अगर छोटी कविता है तो 2 दिन में, नहीं तो 3 दिन में, लेकिन उसके जो उद्देश्य हैं उसमें निहित है। अगर हम एक कविता को अच्छे से कर लेते हैं बच्चों के साथ, कि व्याकरणिक संरचना पर भी बातचीत कर लेते हैं, उसमें निहित जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियों पर भी बातचीत कर लेते हैं, तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम 2 दिन या 3 दिन ले सकते हैं, एक कविता के लिए 2 दिन, ज्यादा कम से कम 2 दिन। तो इस तरह से जो है कि ये है कि कविता को हम अगर सारी चीजों को बताते हुए चलेंगे तो हमें 2 दिन लग जाएगा। बच्चों से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे आम, नींबू, केला, गन्ना, मूंगफली, सेब और दवा की गोली खाने का अभिनय भी करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कविता के अंत में है कि हमें नहीं है वो हमें आम है चूसना, हमें नाम नहीं पूछना, हमें आम है चूसना। तो इस प्रकार हम बच्चों को चीजों के खाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि नींबू कैसा होता है, स्वाद इन सबका कैसा होता है, और दवा की गोली किस तरह खाई जाती है। इसके बाद कविता में आए तुकांत शब्दों छोकरी, टोकरी, आम, दाम, नाम, पूछना, चूसना आदि का भी हम अभ्यास बच्चों से करा सकते हैं कि बच्चों ये तुकांत शब्द हैं, जैसे टोकरी, छोकरी, दोनों के अंत में री आ रहा है। फिर इसी तरह से आम, दाम, नाम, इन दोनों के अंत में म आ रहा है, और फिर इसके बाद पूछना, चूसना, दोनों के अंत में नाना आ रहा है। तो इस तरह यह शब्द क्या हो गए, तुकांत हो गए। इस प्रकार धन म बराबर आम, ना धन म बराबर नाम, दा धन म बराबर दाम, का धन म बराबर काम, फिर इसके साथ ही टो धन क बराबर क धन री बराबर टोकरी, ब धन ता धन ती बराबर बताती, बू धन ला धन ती बराबर बुलाती, पू धन छ धन ना बराबर पूछना। तो बच्चों को हम यहाँ जैसे कविता में जो जो शब्द आए हैं उनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं का परिचय इस तरह से करा सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एक और कविता के बारे में बातचीत करते हैं कि हम बच्चों से जो है कविता के माध्यम से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। इस यहाँ पर जनपद बिजनौर से एक प्रश्न आया है कि क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग में अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या होगी। तो आप लोग इसे खुद ही समझ सकते हैं कि क ख ग घ ङ, तो यहाँ पे ग जो हो गया वो अंतिम वर्ण है, जो अनुस्वार भी कहा जाता है। मो अनुस्वार सूत्र इसी के लिए लगाया जाता है। फिर त है, त थ द ध न है। आप जब जैसे कंकड़ लिख रहे हैं या कंगन लिख रहे हैं या फिर कोई और शब्द लिख रहे हैं जैसे सन्यासी, तो नहीं कंकड़ कंगन, तो यहाँ पे ये जो न ध्वनि है वही पे जो है वहां पे आकर के कब न वो हो जाती है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। तो आप क में क वर्ग में आपका ग हो गया, त वर्ग में न हो गया, और च छ ज झ ञ हो गया च वर्ग में, जो इस वर्ण की अवर्ग की अंतिम ध्वनि है और इसे अनुस्वार भी बोलते हैं। तो हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको एक बार फिर से जो है कि वर्णमाला का अभ्यास कर लें कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की अंतिम ध्वनियां क्या है, या इन वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। इसके बाद जो है हम एक कविता पे बातचीत करेंगे, मकड़ी ककड़ी लकड़ी। इस कविता पर का वाचन करते समय हमें एक चीज पर ध्यान देना है कि इस कविता में क और ड़ वर्ड पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो चलिए इस कविता का वाचन करते हैं, देखें कि इसका वाचन किस प्रकार से किया जा सकता है। हमने 3 चीजें देखी दादा, 3 चीजें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ क म इन सब वर्णों को लेकर के कितना ही रोचक तरीके से कविता लिखी गई है। और कविता के आगे भी हम लोग अगली पंक्ति का अभ्यास करते हैं।
हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पर बालू भालू आलू एक लाइन में लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में भालू आलू बालू लिखा हुआ है, फिर तीसरी लाइन में आलू बालू भालू लिखा हुआ है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? यह कविता में ककड़ी मकड़ी लकड़ी, लकड़ी मकड़ी ककड़ी और मकड़ी ककड़ी लकड़ी क्यों लिखा गया है? यह क्यों लिखा गया है? आप लोग इस पर कुछ सोच पा रहे हैं? यह इसलिए लिखा गया है कि हम बच्चों के ध्यान को एकाग्रचित कर सकें, हम बच्चों को बोलने का, उनकी उच्चारण क्षमता को शुद्ध बना सकें, उनकी उच्चारण को जो है शुद्ध बना सकें और उनका ध्यान जो है कविता और शिक्षण की तरफ, कविता की तरफ, कक्षा की तरफ आकर्षित कर सकें। तो हम इस तरह की, जब इस कविता को, इसी तरह की कविता हमारे पाठ में हल्लम चल्लम हाथी हल्लम चल्लम करके भी रखी गई है, उसमें भी इसी तरह के शब्दों का खूब प्रयोग है, आगे हम उस पे आएंगे। तो यहाँ लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, तो हम इस तरह की जब कविता प्रस्तुत करें बच्चों के साथ, तो वहाँ हम कुछ अतिरिक्त कार्य भी इस तरह के करा सकते हैं, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जिससे बच्चों के उच्चारण में जो है शुद्धता आए। और इसके साथ ही हम एक और, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह वाले जैसे वो करा सकते हैं। इसके साथ ही एक, जैसे हम लोग खूब बचपन में करते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, तो इस तरह के क्रियाकलाप करके हम बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे। साथ ही जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो है कि भाषा कौशलों का बच्चों में विकास हो जाना चाहिए, बच्चों का उच्चारण शुद्ध हो जाना चाहिए और बच्चों का ध्यान जो है एकाग्रचित होना चाहिए और बच्चों का ध्यान कक्षा की तरफ आकर्षित होना चाहिए, तो हम बच्चों को अपने साथ जोड़ते हुए ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। इसी प्रकार की अगली कविता है। आइए अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं कि बच्चों को वर्ण पहचान किस प्रकार करा सकते हैं। कविता में जो शब्द आए हैं या नहीं भी आए हैं, तो अगर उससे जुड़ा कोई शब्द है तो हम दे करके बच्चों से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा है कि क और ड वर्ण पर गोला बनाओ, तो यहाँ पर बच्चों से कहना है कि बच्चों जिस शब्द में क और ड वर्ण आया है उस शब्द पर आप गोला बनाइए, उस वर्ण पर आप गोला बनाइए। तो बच्चे जो है बनाएंगे, जैसे ककड़ी में 2 बार क है तो दोनों बार क पे गोला बनाएंगे और ड़ पे भी बनाना है उन्हें तो ड़ पे भी बनाएंगे। फिर उसके बाद कटहल में क है, फिर मकड़ी में क है, मकड़ी में क और ड़ दोनों है, फिर कदम में क है, कबूतर में क है, करेला और कलम लकड़ी में भी क और ड़ दोनों। तो इस तरह से बच्चे इन वर्णों पर गोला बनाएंगे तो एक समझ उनकी विकसित हो जाएगी कि हाँ इसे क वर्ण बोलते हैं और इसे ड़ वर्ण बोलते हैं, जिनके माध्यम से ये शब्द बने हैं। इस तरह हम बच्चों में व्याकरणिक संरचना की बातचीत कर लेंगे। आइए अब अगली कविता हाथी हल्लम चल्लम पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे हमने अभी बताया था उसमें ककड़ी मकड़ी आलू भालू कि ये जो शब्द क्यों रखे गए हैं, इस तरीके के शब्द, जिन शब्दों का आप जैसे हाथी हल्लम चल्लम, अब हल्लम और चल्लम का तो कोई वैसा शब्द नहीं है जिनका कोई एक अर्थ निकलता हो, लेकिन ये भाव लाने के लिए इस तरीके के शब्द यहाँ रखे गए हैं कि बच्चे इन शब्दों में थल्लल थल्लल, चल्लल चल्लल, चम्मम धम्मम मम्मम चल्लम, इस तरह के शब्दों के साथ किस तरह जुड़ते हैं तो उनका ध्यान किस तरह एकाग्रचित होता है। इन कविताओं को रखने के बहुत इस तरीके के उद्देश्य हैं। तो आइए हम इस कविता का वाचन करें कि हाथी हल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लम थल्लल थल्लल, हालर हालर देह ले जब हाथी चल्लल, खंभे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पीलवान कुछन बैठा है बाधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी हल्लम चल्लम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लल हल्लर हल्लर,
हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच कविताओं को लेकर के जा सकते हैं। अभी मैंने जैसे बातचीत की कि हल्लम चल्लम, इन शब्दों को आप देखिए किसके साथ रखे गए हैं। जैसे जब कह रहा है कि हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल, जब हाथी चल रहा है तो शरीर किस तरह से हिल रहा है उसका, हालर हालर। तो क्या ये हालर हालर कोई शब्द है? लेकिन है तो नहीं, लेकिन वो भाव उस तरीके के हिलने का यहाँ पे पैदा कर रहा है। इसके साथ ही जब इस कविता को हम प्रस्तुत करें तो इसमें एक शब्द आया है हौदा। शायद इस शब्द से बच्चे परिचित नहीं होंगे। इसका परिचय हम बच्चों को किस प्रकार दे सकते हैं? इस हौदा शब्द का परिचय देने के लिए हम बच्चों को वह चित्र दिखाएं जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जिसमें जो है कि हौदा रखा हुआ है और उसी हौदे में बच्चे जो है बैठे हुए हैं, जो हाथी की पीठ पे रखा हुआ है और उस हौदे में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं। तो उसे बताया जाए कि हाथी की पीठ पर जो बैठने का आसन लगाया जाता है लोगों को बैठने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हौदा। तो इस तरह से एक ऐसा शब्द यहाँ पर है जो नया है और इसको जो है इसका जो है बच्चों से परिचय कराते हुए हम कविता को आगे ले चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने इस कविता को जिस तरह से प्रस्तुत किया आप लोग इससे और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद आइए हम एक और कविता की बातचीत करते हैं, पकौड़ी। पकौड़ी एक व्यंजन है जिसपे जो है बच्चे बहुत खुश होते हैं खाने में। तो आइए हम पकौड़ी पे बातचीत करते हैं कि किस तरह इसको हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बस अब मैं इस पर थोड़ा सा वाचन करते हुए इस प्रश्न अभ्यास पे जाऊंगी। फिर जैसे दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो इस कविता को मैंने इस तरह से प्रस्तुत किया है, आप लोग भी अपनी अपने तरीके से कर सकते हैं। आगे आइए कविता और है, उस पर हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी हूं मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो इस तरह से आप भी इन कविताओं पे बातचीत कर सकते हैं बच्चों के साथ। आइए एक बहुत ही मजेदार कविता है, चूहो म्याऊ सो रही है, हम इस पे बातचीत करते हैं कि जब हम बच्चों के बीच जाएं तो इस कविता को किस प्रकार से प्रस्तुत करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ हमारे, देखो कोई मौसी आई, नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊ सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊ सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंसी कोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा साही डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊ सो रही है। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यह कविता प्रस्तुत की। चूहे और बिल्ली पे तो बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी, जो अतिरिक्त कार्य वाली बातचीत होती है, तो इस पे हम बहुत सी कविताएं बच्चों को सुना सकते हैं अतिरिक्त के कविताओं के रूप में, या उनसे सुन सकते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारी कविताएं वो करते हैं कि बिल्ली बोली म्याऊ क्या चूहे को खाऊं, चूहा बोला ची तू तो पानी पी, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, चूहा बोला जाऊं जाऊं, बिल्ली बोली अभी न जा ले मुझसे तू टाफी खा, चूहा बोला हम तो नहीं पटाखी दे बहकाओगी फिर हमें खा जाओगी, हम तो नहीं आएंगे हम भाग जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सी कविताएं बच्चों के सामने रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी एक कविता सुनाई आप लोगों को और एक कविता यहाँ रिमझिम में थी उसको प्रस्तुत किया, तो इन दोनों कविताओं में अब बच्चों को जो है कि थोड़ा सा विचारशील या तर्कशील बनाने के लिए हम बातचीत कर सकते हैं कि बताओ बच्चों इस कविता में जो हमने प्रस्तुत किया अभी या जो हमारी किताब में, इन दोनों में क्या अंतर है।
तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा सोचने के लिए जो है विवश होंगे, मजबूर होंगे, सोचेंगे, तर्क करेंगे और जो अंतर उनकी समझ में आ पाएगा बताएंगे, और वो नहीं बता पाएंगे तो यहाँ शिक्षक का काम है कि उनको बच्चों से उन कविताओं में जो अंतर है उस पर बातचीत करें और बताएं, उनके सामने उसे प्रस्तुत करें। आगे हम और बातचीत करते हैं अभ्यास पर कि जैसे अभी रसोई कविता पे बातचीत हुई थी, तो हम लोग बच्चों से तुक मिलाने का काम करवा सकते हैं। तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ। जैसे यह चित्र दिया हुआ है, सोई, खोई, पतीले, रसीले। अब यहाँ पतीले के पहले का शब्द खुला हुआ है और फिर खाली पड़ा हुआ है, तो वहां आप पतीले से जुड़ा कोई शब्द रखवा सकते हैं। फिर इसके बाद है मटका, मटका से जुड़ा कोई शब्द जैसे झटका, पसारे, सारे, मरोड़ो, तोड़ो, उतारो, हटाओ। इस तरीके के हम जो है बच्चों से शब्द बनवा सकते हैं। इस प्रकार से हम अभ्यास करा सकते हैं। तो आइए एक कविता और है चकई के चकदुम पर बातचीत करें, जो बड़ी ही अच्छी कविता है, अच्छी, मजेदार, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्साह से भाग लेंगे। चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। चकई के चकदुम। अब इस पर हम इस कविता के बाद अभ्यास भी करा सकते हैं कि चलो कवि बने हम तुम कह के, चकई के चकदुम, कवि बने हम तुम। फिर इसके बाद आगे भी आप सब देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर कि जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें चकई के चकदुम लिख करके खोला गया, स्थान छोड़ा गया है। इसके साथ ही अब बनाकर देखो, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ में जैसे है कि कागज की नैया, तो बच्चे कागज की नाव बना सकते हैं। गांव की मड़ैया, तो बच्चों से छप्पर बनवाया जा सकता है। फुलवा की बगिया, तो फूल बनवाए जा सकते हैं। इस तरह का कार्य बच्चों से कराया जा सकता है। एक और कविता है पतंग, जो पहले भी कलरों में थी, सरसर सरसर उड़ी पतंग। तो आइए इसका थोड़ा सा अभ्यास कर ले। इस पर बहुत बातचीत करने का वो नहीं है, क्योंकि इस पे सब लोग बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो यहाँ पर हम जब बच्चों से बातचीत करें तो सरसर फर इस तरह की टन टन, झनझन आदि ध्वनियों पर भी बातचीत कर सकते हैं कि किसी चीज से आने वाले ध्वनियों को पहचानवा सकते हैं कि टन की ध्वनि कहाँ से आती है, झनझन की ध्वनि कहाँ से आती है, सरसर की ध्वनि कहाँ से आती है, फरफर की ध्वनि कहाँ से आती है। एक कविता है पगड़ी, मैली पगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो यहाँ पर झगड़ी पगड़ी तगड़ी के माध्यम से हम ग और ड़ वर्णों पर जो है बच्चों का अभ्यास करा सकते हैं कि अभी बच्चों तुमने ककड़ी और मकड़ी में भी ड़ वर्ण पाया था और यहाँ पे पगड़ी वाले में भी पा रहे हैं। तो यहाँ ध्वनियों का भी अभ्यास करा सकते हैं और बच्चों की उच्चारण क्षमता को भी शुद्ध करने के लिए इस पर बातचीत कर सकते हैं। एक कविता है छुक छुक गाड़ी, तो इस पर बातचीत करने के लिए रेल पर तो बहुत सारी कविताएं होती हैं, तो इसको आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। इसका आगे कोई कविता है? हाँ। तो हम आगे अगली बंदर गया खेत में भाग कविता पर बातचीत करेंगे। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो यहाँ भूप और सापड़ सुपड़ शब्दों पे बातचीत कर सकते हैं कि बच्चों भूप का मतलब जानते हो? तो भूप का मतलब होता है राजा, डटकर सोए बंदर भूप, मतलब बंदर राजा क्या किए, डटकर सो गए। इस तरह से हम इस पे बातचीत कर सकते हैं। फिर आगे कविता है छोटी का कमाल, इस पे बच्चों से बातचीत कर, इसमें बच्चों के अंदर छोटे और बड़े की भावना का विकास करने की बातचीत है। जैसे समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं हूँ मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सिंह चगराए। तो यहाँ पर हम बच्चों से सुतली, पतली, तगड़ा, मोटा आदि शब्दों पर बात कर सकते हैं कि सुतली का मतलब क्या होता है, इससे बच्चे परिचित होंगे।
फिर इसी के साथ 4 चने कविता है और कविता रखी गई है, एक कविता है भगदड़। तो अभी हमने बातचीत किया था कि कुल 15-16 कविताएं हैं, तो सभी का जो है कि वो एक साथ यहाँ प्रस्तुत किया जाना जो है कि संभव नहीं है 1 घंटे के सत्र में या 45 मिनट के सत्र में। तो हम थोड़ा सा अब आते हैं तुक मिलाओ कविता बनाओ अभ्यास पर। अब इसमें थोड़ा सा अब आप लोगों को काम करना है। टोकरी में नींबू है, लेने आया सीबू है, 6 साल की छोकरी भरकर लाई है। तो ये बच्चों से हम इस तरह की कविताएं बनवा सकते हैं। और अब मैं चाहूंगी कि टोकरी में मेला केला है, सेबों का मेला है की अगली पंक्ति आप सब बनाएं। और इसी तरह से नीचे वाली कविता की भी अगली पंक्ति आप सब बनाएं। मौसा जी थे लंबे चौड़े, मौज में खाते रोज पकौड़े, काली बिल्ली दौड़ी आई। आई के बाद अब आप लोग बनाएंगे कविता। इसके बाद अब मैं सत्र को समापन की तरफ ले चलती हूँ। समापन नहीं कहूंगी, अब ये बढ़ गया है, आप लोगों तक पहुंच गया है और इसके आगे और भी जाता रहेगा। तो इसमें आज का काम पे बातचीत कर लेते हैं। मैं भी पढ़ने जाऊंगा विषय पर। छोटे बच्चों के स्तर की एक 8 पंक्ति की कविता बनानी है आप सबको। फिर तुकान शब्दों से युक्त एक कविता बनाइए। इसी के साथ एक कविता का वीडियो बनाकर, जो रिमझिम में है, किसी एक कविता का वीडियो बना करके आप अपने डाइट पर जहाँ भी है आपको करना है। इसी के साथ मैं जो है आप लोगों से अभी इसी के साथ मैं आप लोगों के कुछ प्रश्न ले लेती हूँ जो अभी तक पूछा गया है। व और ब उच्चारण, अर्ध स्वर, बाईं ओर जो वर्ड लिखे हैं उनका पाठ से क्या संबंध, बाईं ओर। अभी एक आया है प्रश्न कि व और ब का उच्चारण किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि व जो है अर्ध स्वर है और ब जो है वह जो है कि ध्वनि है, व्यंजन है। ब जो है ओष्ठ का ब का उच्चारण ओष्ठ को सटा करके किया जाता है और व का उच्चारण दांत के द्वारा हल्का सा ओठ को टच करके किया जाता है, जैसे व। और जब हम ब बोलेंगे तो ब जैसे बैठा, और जब हम वह बोल रहे हैं तो वह में हमारा होठ दोनों सट नहीं रहा है और ब में दोनों होठ सट रहे हैं। तो इनका उच्चारण जब भी हम दे तो करें तो यह ध्यान रखें। और एक प्रश्न आया है अर्ध स्वर। तो यह और वह जो है ये दोनों अर्ध स्वर माने जाते हैं। इन दोनों का उच्चारण, इन दोनों को जो है पूरा व्यंजन नहीं माना गया है। और बाईं ओर क्या है, अनुस्वार या अनुनासिक। ड़ और ण में अंतर, एक प्रश्न आया है ड़ और ण में अंतर। तो ड़ और ण में अंतर में पहले आप लोगों को बता दूं कि ड़ जो सड़क वाला वो वाला वर्ड है, कड़क या सड़क के नीचे जो बीच में जो लिखा जाता है, यह वर्ड जो है द्विगुण उच्छिप्त है। और जो ड़ वर्ड है यह एक आपका तथा तथा न ड़ वर्ड जो है आपका अनुस्वार है, अंतिम वर्ड है। अनुनासिक या अनुस्वार की बात एक जगह आई है, तो अनुनासिक और अनुस्वार में बहुत अंतर नहीं है। अनुनासिक जो होता है वह उसका उच्चारण नाक के द्वारा अधिक वो करके किया जाता है और अनुस्वार जो है थोड़ा सा उसमें अंतर जो है न की ध्वनियां आ जाती हैं। इसके बाद जो है कविता बच्चों को याद करवाएं या नहीं। हमें लग रहा है जब आप कविता बच्चों के साथ जुड़ करके 3-3 बार अभ्यास करा लेंगे और मस्ती के साथ उन्हें सुनाएंगे तो याद करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद ही याद कर लेंगे उस कविता को। आपको उन्हें प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इन्हें याद करो, बशर्ते उसके साथ हम बच्चों के बीच में जाएं पूरी तैयारी के साथ, तो हमें अलग से उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने सत्र का समापन करना चाहूंगी और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत जो है कि आनंद के साथ सत्र में प्रतिभाग किया और आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से यह भी लगा कि आप लोग पूरे सत्र के दौरान जुड़े हुए थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।